तो अगर हम हेपेटाइटिस बी की बात करें तो इट बेसिकली हेपेटाइटिस बी इज़ अ वायरस दैट कैन बी ट्रांसमिटेड पेरीनेटली, सो फ्रॉम मॉम टू बेबी. ठीक है, इट कैन बी ट्रांसमिटेड इन द ब्लड एंड वाया अनप्रोटेक्टेड सेक्शुअल इंटरकोर्स. तो ऑब्वियसली जब ये ब्लड में आता है तो देन इट ट्रांसपोर्ट्स टू द लिवर और यहाँ पे ये हेपेटोसाइट्स में जाके डैमेज कॉज करता है. सो अक्यूट जो इन्फेक्शन है, it can turn into a chronic infection, and with this chronic infection there is a risk of hepatocellular carcinoma or cirrhosis. लेकिन acute infection से क्या होता है, filament hepatic failure हो सकता है. This is a complication of an acute infection, which is basically कि acute infection में hepatic failure हो जाए, and it is associated with hepatic encephalopathy. ठीक है, so hepatic encephalopathy is a whole separate topic. So how do we gauge this? If the INR is more than or equal to 1.5, that is what we call a coagulopathy. So INR की जो normal value है, that I think is मैं confirm कर लेती हूँ. The normal value for INR is around 0.5 to 1.4, right? तो अगर इससे ज़्यादा है, यानी 1.5 एंड अबव है, तो दैट इज़ अ कोआगुलोपैथी, और इसमें AST और ALT भी इंक्रीज होगा. अगर तो ये है हेपेटिक फेलियर है, फिलामेंट हेपेटिक फेलियर, तो वी गोना गेट अ सर्जरी कंसल्ट एंड हम लिवर ट्रांसप्लांटेशन की तरफ जाएंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एक ABCD के एक पेशेंट वॉक्स इन. ठीक है, अनस्टेबल पेशेंट है. अनस्टेबल पेशेंट है यानी दिस इज़ द पिक्चर दैट्स गोइंग ऑन. तो क्या होगा कि हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी हो रही होगी ना, तो वी हैव एन ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस, एस्टेरेक्सिस. ठीक है, फिर अपर GI हेमरेज भी हो सकता है, एनएसाइटीज़. वाई? बिकॉज हमारे पास अगर कॉम्प्लिकेटेड है तो हमारे पास सिरहोसिस हो गया. सिरहोसिस के बाद पोर्टल हाइपरटेंशन हो गई है. पोर्टल हाइपरटेंशन के बाद ईसोफेजल वेरसिस बन गए, और वेरसिस से ब्लीड हुआ है, और इस ब्लीड को कहते हैं अपर GI ब्लीड. ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास असाइटीज़ है, वही पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से. तो उसमें हम वही सारी मैनेजमेंट करेंगे जो हम हर दफ़ा एक अनस्टेबल पेशेंट में करेंगे. अब से कि हमारे पास स्टेबल पेशेंट है, वो कैसे आएगा? वो वेग सिम्टम्स के साथ आएगा. वो कहेगा मुझे फटीग है, एनोरेक्सिया है, एक्सक्यूज़ मी, एनोरेक्सिया है, खाने का दिल नहीं चाह रहा, फीवर है, नोजिया वॉमिटिंग है, और राइट अपर क्वाड्रेंट पेन है. तो राइट अपर क्वाड्रेंट में हमने हमेशा सोचना स्टार्ट कर लेना है कि दिस इज़ दी लिवर. अच्छा, उसके बाद वो आप उससे हिस्ट्री लोगे ना, तो हो सकता है उसको नीडल स्टिक इंजरी है, या अनप्रोटेक्टेड सेक्स की हिस्ट्री है, या कोई ऐसी सर्जरी उसकी रिसेंटली हुई है, या IV सब्सटेंस अब्यूज़ है, या नॉन स्टेराइल उसको टैटू मिला है. ठीक है, तो कोई ऐसी हिस्ट्री पॉइंटर हमें पॉइंट कर देगी उस डायरेक्शन में. तो देन जॉन्डिस हो सकता है, एब्डोमिनल टेंडरनेस हो सकती है. क्यों एब्डोमिनल टेंडरनेस क्यों होगी, जॉन्डिस क्यों होगा? ऑब्वियसली इसमें बिलिरुबिन लीक करेगा इनटू द ब्लड स्ट्रीम, उससे येलोइंग हो जाएगी स्किन की. एब्डोमिनल टेंडरनेस बेसिकली क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे पास लिवर की इन्फ्लेमेशन हो रही है. हेपेटोमेगाली हो जाएगी. ठीक है, और सोराइसिस और यूर्टिकेरिया है. यूर्टिकेरिया इज़ बेसिकली कि इचिंग और रैश लाइक बन जाएगा. सोराइसिस भी हो जाएगा, और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा, जिसमें हमारे पास प्लेटलेट्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे. इसकी रीज़न मैं आगे बताती हूँ क्यों है. तो पेटिशे और पर्परा बन सकते हैं. तो we're going to order labs. CBC हम करेंगे. ठीक है, अगर ये सब ये है तो we need to order these labs. CBC हम करेंगे, उसमें हमें थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का पिक्चर आएगा, लेस प्लेटलेट्स. वाई? क्योंकि हमारे पास स्प्लेनोमेगाली है. क्योंकि हमें पता है कि लिवर हेपेटोमेगाली होगी तो वो स्प्लेनोमेगाली भी हो जाएगी. स्प्लेनोमेगाली का मतलब है कि वो ज़्यादा प्लेटलेट्स को डिस्ट्रॉय करेगा, तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाएगा. CMP में हमारे पास AST ALT रेज्ड होगा, बिलिरुबिन होगा, PT INR भी इंक्रीज होगा. हमने कहा था 1.5 से ज़्यादा भी हो सकता है, तो वो हमारे पास कोगुलोपैथी होता है. PTT भी रेज्ड होगा. ठीक है, एंड वी नो कि ये इंट्रिंसिक पाथवे है एंड ये एक्सट्रिंसिक है, बिकॉज टेबल टेनिस अंदर खेली जाती है और सिर्फ टेनिस बाहर खेली जाती है. तो सीरोलॉजिकल टेस्टिंग के ऊपर हम मूव करेंगे. जब ये सारी पिक्चर आ गई है ना हमारे पास, तो देन वी आर सस्पेक्टिंग हेपेटाइटिस, तो हम सीरोलॉजिकल टेस्टिंग के ऊपर मूव करेंगे. अब सीरोलॉजिकल टेस्टिंग में क्या क्या चीज़ें हैं ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो वी हैव HBS and antigen, which is surface antigen. ठीक है, this is hepatitis B surface antigen. So what does this mean? It means कि hepatitis B के वायरस पे जो अपना antigen लगा है. Then we have anti-HBS. So we have antibody against hepatitis B surface antigen. तो इसका क्या मतलब है कि antibody against, अगर ये इस तरह है तो ये इस तरह, I'm trying to make a protein. So the antibody against hepatitis B surface antigen.
एंड देन सो दिस ये क्यों कब होगा हमारे पास, अगर हमारे पास इमीडिएट, खुद सोचने वाली बात है, दिस इज़ अगर इन्फेक्शन प्रेजेंट है तो तब होगा। एंटीबॉडीज़ कब बनेंगी, सरफेस एंटीबॉडीज़, ये एक या तो इम्यूनिटी की वजह से हो सकता है या फिर जनरली ओवर टाइम ये एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाती हैं नेचुरली। फिर एंटी एच पी सी आई जी एम एंड एंटी एच पी सी आई जी जी, ठीक है, ये कोर एंटीबॉडीज़ हैं, ठीक है, ये इम्यूनिटी डेवलप करती हैं इन द लॉन्ग रन। तो इसका फिर हम देख लेते हैं कि ग्राफ कैसे बनेगा, एंड देन जब एक दफ़ा ग्राफ समझ आ जाएगा तो यूल बी एबल टू डिड्यूस एवरीथिंग ऑन योर ओन फ्रॉम नाउ ऑन फोर्थ। सो यू हैव टू सी कि दिस इज टाइटर इन द ब्लड, कि किस पॉइंट पे कौन सी चीज़ ज़्यादा हुई है, कौन सी चीज़ कम हुई है, एंड दिस इज एक्सपोजर टाइम 0, 3, 6 and 9 months। यूजली जो रिमेंबर हेपेटाइटिस जनरली सेटल्स डाउन या 6 months में खुद सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है। तो अब हम देख लेते हैं कि सबसे पहले क्या होगा, एच बी हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन आएगा तो ये एकदम से इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद उसके अगेंस्ट क्या बनेंगी, एंटीबॉडीज़ बनेंगी ना, एंटी एच पी सी आई जी एम ये बनेंगी, एंड देन उसके बाद हमारे पास एंटी एच बी एस होगी, ठीक है। अब इट्स नॉट टू से कि एंटी एच बी एस इस जगह पे नहीं बन रही और यहाँ पे ख़त्म है, क्योंकि ये होगा तो ये बनेगा ना, ये मतलब दिस हैज़ टू बी इन द ब्लड स्ट्रीम इन ऑर्डर टू हैव एंटी एच बी एस surface antibodies like for against this surface antigen। बट ये क्यों यहाँ पे कुछ भी नहीं हमें नज़र आ रहा, ना पिंक है ना ग्रीन है, बिकॉज इट इज़ अनडिटेक्टेबल इन बाउंड स्टेट, क्योंकि जब सरफेस एंटीजन ने एंटर किया है और यहाँ पे आके लेट्स से इस पॉइंट पे आके सरफेस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बन गई हैं तो उसने इसके साथ ज्वाइन कर लिया है, सो दिस then joins with this, ठीक है, and once it joins तो it's no longer detectable in the blood, तो इस वजह से यहाँ पे detectable नहीं है। तो इस पॉइंट में हम क्या करते हैं, anti HB IgM can be detected during this period, ठीक है, and then of course जब ये resolve हो जाएगा तो अब ये detectable हो जाएंगे, क्योंकि बैक्टीरिया कह रही हूँ, वायरस itself तो चला गया ब्लड से, लेकिन अभी भी anti HBS एंटीबॉडीज अगेंस्ट द सरफेस एंटीजन वो मौजूद हैं, एंड एंटी HBC IgM। सो इसको देख लेते हैं। Surface antigen first to show up because it's on the surface of the virus, of course. Anti-HBs surface antibodies body produces in response to HBs AG, and anti-HBC IgM body produces antibodies which are core antibodies, और इसको कहते हैं ट्रिपल टेस्ट पैनल। तो जब ये तीन मिल जाते हैं तो वी कॉल इट ट्रिपल टेस्ट पैनल, ठीक है। एंड देन जब हम इन सब का रिलेशन देखते हैं तो वी कैन फिगर आउट कि डायग्नोसिस क्या है, ठीक है। सो लेट्स इस तरह देख लेते हैं, एंड लेट्स ट्राई टू फिगर इट आउट टुगेदर। सो इफ देयर इज नो एंटीजन, ठीक है, देयर इज नो एंटीबॉडी, surface antibody, and there's no core antibody, तो what should we think about? We should consider an alternative diagnosis, क्योंकि कोई भी नहीं है तो it's probably not hepatitis। serology के एग्जाम में जब हम ये करेंगे ट्रिपल टेस्ट पैनल करेंगे। Now let's look at this case कि HBS एंटीजन नहीं है लेकिन एंटीबॉडीज़ हैं, लेकिन कोर एंटीबॉडीज़ नहीं है, तो ये क्यों होगा कि why would we have surface antibodies against the surface antigen? And the reason for that is क्योंकि immunity from HBV vaccine। क्यों? क्योंकि the current vaccine contains surface antigen की, तो the antibodies are made over this, so HBS decrease हो जाएगा and anti-HBS is made, so that is how we say कि immunity develop हो जाएगी, क्योंकि हम directly ये दे देते हैं to the body। अच्छा, फिर उसके बाद let's look at the scenario। So we don't have HBs AG, so we are thinking कि चलो एक active infection तो नहीं है क्योंकि surface के ऊपर एंटीबॉडीज़ ही नहीं है, लेकिन उन सरफेस एंटीबॉडीज़ के लिए सरफेस एंटीजन नहीं है। आई एम सॉरी इफ आई एम थ्रोइंग दीज टर्म्स इंटरचेंजेबली, लेकिन हम कह रहे हैं कि यहाँ पे उस सरफेस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी है और एंटी HBC भी है, यानी कोर एंटीबॉडी भी बनी हुई है, तो उसका मतलब इन्फेक्शन थी क्योंकि बॉडी ने कोर एंटीबॉडीज़ बनाई हैं। तो उसका क्या मतलब, प्रायर इन्फेक्शन विद कन्फर्ड इम्यूनिटी। कन्फर्ड इम्यूनिटी का क्या मतलब है, डेवलप्ड इम्यूनिटी, ठीक है। फिर उसके बाद हम ये देख लेते हैं HBs AG हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है, सो वेरिएबल है, ये नहीं है और ये है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हमारे पास एक अक्यूट इन्फेक्शन चल रही है। क्यों? क्योंकि हम इस पीरियड में देखो कि इस पीरियड में हमने क्या कहा था कि ये डिटेक्टेबल नहीं है, ये भी डिटेक्टेबल नहीं है, लेकिन ये डिटेक्टेबल है। इसका क्या मतलब है
कि एक एक्टिव इन्फेक्शन चल रही है, एक्यूट इन्फेक्शन चल रही है, तो हम इसका क्या करेंगे, हम इसको चेक करेंगे दोबारा HPS-AG और anti-HPS अटेंड करेंगे 6 मंथ्स के लिए क्लियरेंस चेक के लिए। अगर तो हमारे पास ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, तो इसका मतलब है क्लियर हो गई है रिकवरी। लेकिन अगर अभी भी हमारे पास एंटीजन मौजूद है और एंटीबॉडीज़ नहीं है, तो इसका मतलब है क्रॉनिसिटी की तरफ बात चली गई है। ठीक है, तो इट्स यूजली सेल्फ लिमिटिंग एंड इट टेक्स अप टू 6 मंथ्स, बट आई जस्ट वांट टू रीइटरेट कि द रीजन व्हाई वी आर गेटिंग दिस पिक्चर्स बिकॉज वी आर लुकिंग एट इट इन दिस फेज, जिसमें हमारे पास ना ये ग्रीन है ना पिंक है। हो सकता है पिंक का थोड़ा सा हिस्सा हो इस पीरियड में, ये देखो यहाँ पे आ रहा है, लेकिन वो बाउंड स्टेट में नज़र नहीं आ रहा। ये हमें पिक्चर नज़र आ रही है, विच इज़ वाई वी नो कि एक एक्यूट इन्फेक्शन है। फिर उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि अगर हमारे पास HPS-AG यानी एंटीजन है, सरफेस एंटीजन, एंटीबॉडी नहीं है और कोर एंटीबॉडी बन गई है, तो इसका क्या मतलब है कि रिजॉल्व्ड इन्फेक्शन कि मतलब इम्यूनिटी में डेवलप हो गई है, लेकिन अभी भी जो HPS का एंटीजन है वो ब्लड में मौजूद है, विच मीन्स इट्स अ क्रॉनिक हेपेटाइटिस इन्फेक्शन एंड ये लॉन्ग स्टैंडिंग है। यानी हमने कहा था ना कि अगर ये वाली पिक्चर हो गई है, तो ये देखो यहीं पे ये वाली पिक्चर हो गई है, इवन दो कोर एंटीबॉडीज हैं बट दे हैवंट बीन एबल टू एलिमिनेट फुली द हेपेटाइटिस बी एंटीजेंस। तो व्हाट वुड वी डू इन अ क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन? वी आर गोइंग टू असेस फॉर इंडिकेशंस फॉर एंटीवायरल ट्रीटमेंट, एंड हम ट्रीटमेंट पे अभी अगले पार्ट में मैं बात आती हूँ।